मोतीलाल तेजावत। देखो साहब, ये उदयपुर राज्य से थे साहब, और उदयपुर राज्य में जो आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। उदयपुर राज्य के आंदोलन का नेतृत्व करता। उदयपुर राज्य के आंदोलन का नेतृत्व करता। असहयोग आंदोलन की जागृति के प्रभाव में 1921 में मेवाड़ व अन्य राज्यों के भील व गरासियों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ा। मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के झाडोल ठिकाने के अंतर्गत कौलेरिया गांव के निवासी व ओसवाल बनिया जाति के थे। उन्होंने कुछ समय झाडोल ठिकाने के कामदार के रूप में भी कार्य किया। इस दौरान वह इस ठिकाने के भीलों के संपर्क में आए। झाडोल के जागीरदार के साथ कुछ मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने ठिकाने की नौकरी छोड़कर परचून का व्यवसाय प्रारंभ किया। वह भील क्षेत्रों में घूम घूम कर मिर्च मसाला आदि बेचते थे तथा पोसीना ठिकाने में सोमालिया नामक स्थान पर लगने वाले चित्रे विचित्रे के मेले में नियमित रूप से दुकान लगाते थे। अतः अपने व्यापार के माध्यम से वह उदयपुर राज्य के भीलों के अत्यधिक निकट संपर्क में आए। मोतीलाल तेजावत की समाज सुधार की गतिविधियों ने उन्हें भीलों के मध्य काफी लोकप्रिय बना दिया था। इन उपदेशों के साथ उन्होंने आदिवासियों का एक ही आंदोलन भी प्रारंभ किया। एक ही आंदोलन का उद्देश्य राज्यों व जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले भीलों पर सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध करना था। मोतीलाल तेजावत की गतिविधियां तो झाडोल जागीर तक ही सीमित थी, किंतु उनका प्रभाव अन्य भील क्षेत्रों में भी तीव्र गति से फैल रहा था। उनके बढ़ते हुए प्रभाव से सत्ताधारियों का चिंतित होना स्वाभाविक था। अतः सत्ताधारियों ने इसे एक चुनौती के रूप में लेते हुए भीलों पर जुल्म करने के कठोरतम कदम उठाए। इसी दौरान तेजावत विजय सिंह पथिक अन्य नेताओं से मिले तथा उनके साथ विचार विमर्श कर भीलों की समस्याओं के समाधान हेतु कार्यक्रम तैयार किया। वह असहयोग आंदोलन से बहुत प्रभावित थे तथा वह भीलों का ऐसा ही आंदोलन छेड़ना चाहते थे। इस समय तक बिजौलिया किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, जिसने तेजावत को भी उत्साहित किया तथा जब उसे बिजौलिया के नेताओं से समर्थन का आश्वासन मिल गया तो उसने अपने कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान किया। जुलाई 1921 में उन्होंने भीलों का करबंदी सहित असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। झाडोल का शासक सामंत इस स्थिति से चिंतित हो गया था एवं स्थिति को नियंत्रण में लाने के उद्देश्य से उसने 19 अगस्त 1921 को मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। तेजावत की गिरफ्तारी ने भीलों को और अधिक उत्तेजित कर दिया। अपने नेता को मुक्त कराने के लिए हजारों भील एकत्रित हुए। भीलों के भारी जमावड़े से तेजावत को मुक्त करने हेतु ठाकुर को बाध्य कर दिया गया। उसके पश्चात तेजावत ने अपना आंदोलन और भी तेज कर दिया। दिसंबर 1921 तक उदयपुर राज्य में किसान व आदिवासी आंदोलन के कारण एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। भील आंदोलन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने 1 जनवरी 1922 को भीलों को कुछ छूट देने का निर्णय लिया तथा तदनुसार जागीरदारों को सलाह दी थी कि आंदोलन के परिणाम स्वरूप राज्य का यह निर्णय समर्पण का सूचक था, जिसने भीलों की इच्छा शक्ति को और अधिक बढ़ा दिया था। जनवरी 1922 में मोतीलाल तेजावत ने सिरोही राज्य में प्रवेश किया, जहां भारी संख्या में भील व गरासी आदिवासी रहते थे। वह उदयपुर के आंदोलन से बहुत प्रभावित थे एवं सिरोही में ऐसा ही आंदोलन छेड़ना चाहते थे। वास्तव में मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के भय से उदयपुर से भागकर सिरोही नहीं गए थे, बल्कि उन्हें सिरोही के भीलों गरासियों ने अपने मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित किया। इस समय
तक उन्हें यह भी पूरा भरोसा था कि उदयपुर में उनके अनुयायी उनकी अनुपस्थिति में आंदोलन चलाने में सक्षम थे। सिरोही राज मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र बना। सिरोही राज में भी आदिवासियों की जीवन दशाएं मेवाड़ राज के वीरों के समान ही थी। सन 1922 में तेजावत ने सिरोही राज्य के आदिवासियों में प्रवेश किया। यहाँ भी उन्होंने उदयपुर के भीलों की पद्धति पर गरासिया आदिवासियों में समाज सुधार के कार्य आरंभ किए। उसने गरासिया के स्थान हेतु समाज सुधार के साथ साथ एक आर्थिक संघर्ष भी आरंभ किया। जनवरी 1922 में तेजावत ने भ्रमण करते हुए भीलों और गरासियों की अनेक सभाएं की तथा उन्हें करबंदी व राज्य के साथ असहयोग हेतु खुला आह्वान किया। 11 फरवरी 1922 को कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ब्रिटिश अधिकारियों ने संपूर्ण भारत में किसान व आदिवासी आंदोलन को शक्तिपूर्वक को चलने की नीति बनाई। दीवान रमाकांत मालवीय ने गांधी, पथिक व राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने के प्रयास किए थे, किंतु अपने प्रयासों की असफलता से झुंझलाकर गरासियों के मुख्य गांवों सियावा में कर वसूली के लिए सेना भेजने का निर्णय किया। राज्य व अंग्रेजी सेना ने इस गांव पर 12 अप्रैल 1922 को आक्रमण कर दिया। इस सैनिक कार्रवाई में अनेक गरासियों की जानें गई तथा फौज ने उनके घर, अनाज व पशु जलाकर उनको भारी नुकसान पहुंचाया। इसके पश्चात भी सैनिक अभियान जारी रहा। 5 मई 1922 को सेना ने बलौरिया गांव पर आक्रमण किया तथा इस गांव का बहुत बड़ा भाग जला दिया, जिसमें 11 आदिवासियों की जान गई। 6 मई को भूला एवं नवावास नामक गांव को सैनिक आक्रमण का शिकार होना पड़ा तथा इन गांवों की अधिकांश झोंपड़ियों को जलाकर राख कर दिया गया। सिरोही राज्य व अंग्रेजी सेना की संयुक्त कार्रवाइयों ने भीलों व गरासियों के मनोबल का तोड़ने का प्रयास किया था। ऐसी स्थिति में भूला, नवावास, वलोलिया व अन्य प्रभावित गांवों के आदिवासी मुखिया सिरोही के दीवान व पॉलिटिकल ऑफिसर से 11 व 12 मई 1922 को मिले एवं एकी की शपथ तोड़ने हेतु सहमति व्यक्त की। एकी का मतलब होता है एकता की। इन अधिकारियों के समक्ष आदिवासी महिलाओं ने भी एकी आंदोलन की निंदा करते हुए इससे अपने आप को अलग घोषित कर दिया। इस प्रकार सिरोही के आदिवासी आंदोलन को सत्ता पक्ष द्वारा कुचल दिया गया। अधिकारियों की मान्यता थी कि आदिवासियों ने एकी आंदोलन को किसी राजनीति के तहत स्थगित कर दिया है एवं इस आंदोलन को के पुनर्जीवित होने की पूर्ण संभावना है। अतः दीवान व अधिकारियों ने सिरोही के शासक को सुझाव दिया कि आदिवासियों को कुछ छूट व सहूलियत देकर ही पूर्णतः शांति स्थापित की जा सकती है। मोतीलाल तेजावत ने 1923 के आरंभ में पुनः एक ही आंदोलन प्रारंभ करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर भी सिरोही राज्य में भाकार, सातपुर, पिंडवाड़ा आदि परगनों में अशांति बनी रही। सन 1927 में जाकर आदिवासी पंचों ने सिरोही राज्य के अधिकारियों के साथ समझौता किया। तत्पश्चात इन परगनों में शांति स्थापित की जा सकी। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आरंभ हुआ सिरोही का आदिवासी आंदोलन सही अर्थों में 1929 में तेजावत की गिरफ्तारी के पश्चात ही समाप्त हुआ। उदयपुर व सिरोही राज्य के भीलों और गरासियों 1921 से 1929 के मध्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में अशांत बने रहे। राज्य में जागीरदारों और अंग्रेजों ने अशिक्षित एवं भोले आदिवासियों पर सभी प्रकार के अत्याचार किए। इसी क्रम में सैनिक कार्रवाई की श्रृंखला आरंभ की गई, जिसने आदिवासियों को मनोबल तोड़ दिया था। जनवरी 1924 ईस्वी के पश्चात तेजावत भूमिगत हो गए, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पर उदयपुर, सिरोही व ईडर राज्यों ने पुरस्कार घोषित कर दिए थे। अधिकारियों की यह स्पष्ट मान्यता थी कि जब तक तेजावत को नहीं घेरा जाएगा तब तक आदिवासी आंदोलन शांत नहीं हो सकता। 3 जून 1929 को ईडर राज्य की पुलिस ने खेर ब्रह्म नामक गांव में तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। ईडर पुलिस ने उसे उदयपुर राज्य को सौंप दिया, जहां उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाया गया। 1936 तक उसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ तथा तेजावत को जेल में रखा गया। उन्हें 3 अप्रैल 1936 को जेल से इस शर्त पर रिहा किया गया कि वह कोई आंदोलनात्मक कार्य नहीं करेंगे तथा उदयपुर राज्य की अनुमति के बिना
उदयपुर शहर से बाहर नहीं निकलेंगे। उदयपुर राज्य ने उनके गुजारे के लिए 30 रुपये प्रति माह का भत्ता स्वीकृत किया। पुनः उन्हें जनवरी 1945 में बंदी बना लिया गया था, जब उन्होंने भौमट क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की तथा उसे फरवरी 1947 में जेल से रिहा कर दिया गया। अगला नंबर है वह है मीणा विद्रोह। मीणा भी तो एक जनजाति है अपनी, तो मीणा ने विद्रोह किया था। मीणा विद्रोह, मीणा विद्रोह, मीणा विद्रोह। ये मीणा विद्रोह क्या है? नई भूमि व राजस्व व्यवस्था के प्रति अपना रोष प्रकट करने के लिए 1851 में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगने के मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इस क्षेत्र की मीणा जाति पर्याप्त रूप में किसी भी राजनीतिक सत्ता से मुक्त थी। केवल महाराणा मेवाड़ की प्रतीकात्मक सत्ता स्वीकार करते थे। कर्नल जेम्स टॉड ने इसका जीवन पर्यंत विवरण प्रस्तुत किया है। राजस्थान का इतिहास लिखा है कर्नल जेम्स टॉड ने, और उसने उसमें बताया है जो उपरोक्त सत्य को सिद्ध करता है। ये अंग्रेजी थे जो इस क्षेत्र पर उदयपुर राज्य का कठोर नियंत्रित स्थापित कर सके। ब्रिटिश शासक अजमेर प्रांत के समीप स्थित इस मीणा क्षेत्र पर राज्य की सत्ता स्थापित हो चुकी थी। वास्तव में अंग्रेज आदिवासी समुदायों के प्रति पूर्वाग्रहों से ग्रसित थे, इसलिए अंग्रेज इन लोगों के साथ बड़ी कठोरता का व्यवहार करते थे। 1820-21 में अंग्रेजों द्वारा मेरों के दमन से मीणा समुदाय के लोग भली भांति परिचित थे। अतः जहाजपुर क्षेत्र के मीणा समुदाय तथा अंग्रेज अधिकारियों के मध्य विरोध अस्तित्व में आया। मीणा व भीलों के विद्रोह केवल अंग्रेजों के विरुद्ध ही नहीं थे, बल्कि वे संबंधित रियासतों के विरुद्ध भी थे, जिनके माध्यम से अंग्रेज अपनी नीतियों को क्रियान्वित करवा रहे थे। भाई अंग्रेज अपनी नीतियां, जो अंग्रेज कानून बनाते थे उनको लागू करवाते थे, तो ये रियासत ही तो लागू करती थी। अत्याचार तो डायरेक्ट जो करती थी वो रियासत ही करती थी। यही तो उनके कानूनों को, उनकी नीतियों को क्रियान्वित करती थी। अंग्रेजों की अंग्रेज जैसा कहते थे जैसे करते थे सर। महाराणा मेवाड़ ने 1851 में जहाजपुर परगने में एक नया हाकिम नियुक्त किया। नवनियुक्त हाकिम मेहता रघुनाथ सिंह परगने से धन कमाने में व्यस्त था। उसने अपना ध्यान मुख्य तौर पर परगने की आय में वृद्धि तथा खर्च में कमी पर केंद्रित किया। अब भैया ये हाकिम ऐसा बना दियो कि वो परगना था ना, जो परगना जो रियासत मतलब जो सरकारी तंत्र था अंग्रेजों का, उसकी आमदनी बढ़नी चाहिए और खर्चा उसका कम होना चाहिए, मतलब धन जोड़ना, धन खींचना। प्रशासनिक सुधारों के नाम पर जनता से धन वसूली की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बहुसंख्यक मीणा समुदाय ने विप्लव का रास्ता अपनाया। विद्रोही मीणा ने न केवल राजस्व अधिकारियों व सूदखोरों को लूटा, बल्कि समीप स्थित अजमेर मेरवाड़ा के अंग्रेजों के प्रांत पर भी धावे मारे। अंग्रेज अधिकारियों की शिकायत के आधार पर महाराणा ने हाकिम का स्थानांतरण कर मेहता अदीप सिंह को विद्रोही मीणाओं के दमन के कठिन कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से हाकिम नियुक्त किया। वह उदयपुर से एक सेना लेकर रवाना हुआ। उसके साथ शाहपुरा, बनेडा, बिजोलिया, भैंसरोड, जहाजपुर व मांडलगढ़ के जागीरदारों की सेनाएं सम्मिलित थी। इनके अतिरिक्त भीमपल्टन व एकलिंग पल्टन के सिपाही 2 तोपों सहित इस सेना के साथ जोड़े गए। एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना के कहने पर अजमेर, टोंक व बूंदी राज्यों ने अपने राज्य की सीमाओं पर चौकसी पक्की कर दी, जिससे जहाजपुर के मीणाओं को अन्य राज्यों के मीणाओं द्वारा सहायता व समर्थन की संभावना को समाप्त कर दिया गया। उदयपुर की सेना ने छोटी लोहारी व बड़ी लोहारी नामक गांव पर आक्रमण किया, जो मीणा विद्रोह के मुखियाओं के गांव थे।
सेनाओं ने दोनों ही गांवों को नष्ट कर दिया तथा मीणा सब परिवार मनोहरगढ़ व देवखेड़ा की पहाड़ियों की ओर आगे भागे। वहां उन्होंने रक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली थी। इसी बीच जयपुर, बूंदी, टोंक राज्यों के तमाम प्रतिबंधों के उपरांत भी लगभग 5000 मीणा लोग जहाजपुर के मीणाओं की सहायता पहुंच गए। उदयपुर की सेना ने भरसक प्रयत्न किए, किंतु सघन झाड़ियों व पहाड़ी प्रदेश होने के कारण सैनिक कार्रवाई में अनेक रुकावटें उत्पन्न हो रही थी, इसलिए इस सेना को कोई सफलता नहीं मिली। इस सेना के लगभग 57 सिपाही इस अभियान में मारे गए। दिसंबर 1854 में एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट व हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट संयुक्त रूप से सेना सहित जहाजपुर पहुंचे तथा जहाजपुर व इटौदा में 1 महीने तक रुके रहे। जनवरी 1855 के अंत तक मीणा विद्रोही इस सेना के समक्ष आत्मसमर्पण के लिए बाध्य हो गए। भविष्य में मीणाओं का सामना करने के उद्देश्य से फरवरी 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी व मेवाड़ की सीमाओं पर स्थित देवली में एक सैनिक छावनी स्थापित की। मीणाओं पर नियमित निगरानी रखने के ध्येय से छावनी के आसपास पुलिस थाने भी स्थापित किए। इस प्रकार मीणाओं का विद्रोह दबाया जा सका। 1855 में देवली छावनी को नवगठित अनियमित सेना का मुख्यालय बनाया गया था, जो 1857 से 1860 के दौरान 42वीं देवली रेजिमेंट तथा मीणा बटालियन के नाम से जानी जाती रही। 1921 में 42वीं देवली रेजिमेंट व 43वीं एरेनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया। उनके स्थान पर मीणा कोर की स्थापना की गई थी। देवली ने इस सेना का गठन राजस्थान के आदिवासियों के प्रति अंग्रेज नीति का विस्तार कहा जा सकता है। वास्तव में इस तरह के दमनात्मक उपायों का विस्तार आदिवासी समस्या का समाधान नहीं था, किंतु नवगठित अमानवीय व अपवित्र औपनिवेशिक व सामंती मेल द्वारा स्थापित राजनीतिक सत्ता से और कुछ आशा नहीं की जा सकती थी। पुनः जनवरी 1860 में जहाजपुर के मीणाओं ने विद्रोह कर दिया। महाराणा ने 29 जनवरी 1860 को चंद्र सिंह के नेतृत्व में जहाजपुर की ओर एक सेना भेजी। उसने गाढ़ौली व लोहारी गांवों पर आक्रमण किया। राज्य सेना ने गांवों को लूटा व आगजनी भी की। भारी संख्या में मीणाओं को बंदी बनाया गया था तथा 6 लोगों को तोप से उड़ा दिया गया था। मीणाओं पर पुलिस थानों में नियमित उपस्थिति थोप दी गई थी। इस प्रकार जहाजपुर का मीणा विद्रोह अंतिम रूप से नियंत्रित हो गया। अब तुम्हारा ये पाठ आज यहीं खत्म हो रहा है। कल से अगला पाठ चलेगा, राजस्थान में जनजागृति एवं प्रजामंडल। बात सुनो पहले कि जैसे ही आपका पाठ ये पूरा होता है और इसके पीछे ये प्रश्न है, ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था, फिर आज फिर बता रहा हूँ। ये जो आपकी किताब चल रही है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब चल रही है। ये कंपटीशन के हैसियत से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप गहनता से इसका अध्ययन करेंगे तो निकट भविष्य में इसके अच्छे परिणाम आपको कंपटीशन देते समय नजर आएंगे। लेकिन आप अभी तक बात को ध्यान से सुन ही नहीं रहे हैं। इस किताब के पाठ के अंत में जितने भी ये प्रश्न हैं, ये सारे के सारे प्रश्न आपके राजस्थान के जनरल नॉलेज के प्रश्न हैं, राजस्थान के इतिहास के प्रश्न हैं, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रश्न हैं। और जो भी आप कंपटीशन देते हैं पढ़ाई के बाद, 10वीं 11वीं 12वीं के बाद, चाहे आप BSTC का देते हैं, चाहे आप पटवारी का देते हैं, चाहे पुलिस का देते हैं, चाहे क्लर्क का देते हैं, कुछ भी कोई भी देते हैं, आप जहाँ जहाँ आप टेस्ट देंगे राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम, राजस्थान का इतिहास, वहाँ आपको मिलेगा। और वो मिलेगा, उसमें यही मिलेगा सर। तो यदि आप इसका गहनता से अध्ययन कर दें, इन प्रश्नों को समझें, इनके उत्तर दें, तो इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। सरकार का आपके सिलेबस में इस पाठ को, इस किताब को जोड़ने का यही मेन मकसद है कि इन बच्चों को कम से कम ऐसी पढ़ाई तो करावें जिससे कि इनका कंपटीशन में उस पढ़ाई से लाभ हो। प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें इनका लाभ हो।
लेकिन हम क्या करते हैं साहब, हम तो इधर से सुनते हैं और उधर को निकाल लेते हैं, उधर से सुनते हैं इधर को निकाल लेते हैं। भैया नवी क्लास के पास होने के लिए ही नहीं, यदि आपको कुछ बनना है भविष्य में, तो ये राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम और सौर परंपराओं वाली ये पुस्तक है, इसका गहनता से अध्ययन करना ही पड़ेगा। देखो एक एक प्रश्न के एक एक लाइन के उत्तर, दो दो लाइन के उत्तर, तीन तीन लाइन के उत्तर, ये उत्तर ऐसे हैं बड़े सटीक हैं। आप YouTube पे अच्छी तरीका से अध्ययन कर रहे हैं, यदि अध्ययन भी नहीं कर पा रहे हैं तो अध्ययन करने की कोशिश करें, फिर इन प्रश्नों को समझें जो पीछे दिए हुए हैं और उनका अध्ययन, उनका उत्तर निकालने की कोशिश करें। और कोई आपको कोई परेशानी है तो कमेंट करें सब यूट्यूब पे, हम उसके बारे में आपकी दिक्कत का समाधान करने की कोशिश करेंगे।